गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। एम्फीबियंस में किस प्रकार से मेटामॉर्फोसिस की क्रिया, कायांतरण की क्रिया होती है। नॉर्मली अगर हम मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं या कायांतरण की बात करते हैं तो मेटामॉर्फोसिस होता क्या है नॉर्मल लैंग्वेज में? नॉर्मली एक ट्रांजिशन है ये हमारे लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में चेंज होने का। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, that means change from larval form to an adult form। लार्वा का एडल्ट में चेंज होना ही कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। दैट मीन्स मेटामॉर्फोसिस में एक तरह से लार्वल स्टेज एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो रही है। राइट नाउ अब अगर हम मेटामॉर्फोसिस में बात करते हैं तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के और हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये ऑर्गेनिजम्स चेंज हो रहे हैं। राइट, जैसे हमने सबसे पहले बात की सी अर्चिन की, जो कि एकिनोडर्मेटा का मेंबर, इसका लार्वा है लूटियस लार्वा। राइट, ये जो लार्वा है सी अर्चिन का, हम देखते हैं ये लार्वा फ्री फॉर्म में फ्लोट करता है, फ्रीली तैरता है, कहीं रुकता नहीं है, क्योंकि लार्वा है तो लार्वा का फंक्शन ही ये होता है कि वो फ्रीली तैर सके और स्विम कर सके। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके एडल्ट फॉर्म की सी अर्चिन की, तो वो क्या होता है, एक सेडेंटरी लाइफ व्यतीत करता है, एक जगह पर रहता है अटैच्ड और फ्रीली उसका मूवमेंट नहीं होता, मीन्स तैरता नहीं है, एक जगह पर स्थानबद्ध होकर रहता है। तो दोनों के अंदर हमने ऑब्जर्व किया लार्वा लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वहीं अगर हम एडल्ट लाइफ की बात करते हैं तो एडल्ट लाइफ और भी ज्यादा डिफरेंट है। तो दोनों लाइफ्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं बटरफ्लाइज की लार्वा, जिसका मतलब है कि कैटरपिलर्स का। जब हम कैटरपिलर्स की बात करते हैं तो कैटरपिलर में हम देखते हैं ये लार्वा स्टेज है इनकी, और लार्वा स्टेज में ये क्या करते हैं, ईट करते हैं, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनको तोड़कर खाते हैं। तो मोस्टली इसी स्टेज में इनके माउथ पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, लीव्स को ये खाते हैं, लोकोमोशन या मूवमेंट भी करते हैं। पर जब इनके एडल्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट होते हैं, बटरफ्लाइज में कन्वर्ट होते हैं, तो हम मोस्टली यहाँ देखते हैं कि एडल्ट्स का फंक्शन मेनली क्या होता है, रिप्रोडक्शन का। ठीक है, लार्वा तो रिप्रोड्यूस कर नहीं पाते, लेकिन एडल्ट्स जो हैं उनका मोस्टली फंक्शन होगा रिप्रोड्यूस करना, और वो पत्तियों को नहीं खाएंगे, लीव्स को नहीं खाएंगे, एज अ फूड भी वो लेंगे तो फ्लावर सैप लेंगे, जिसे हम बोलते हैं नेक्टर, जो कि नेक्टर के फॉर्म में फूड को कलेक्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन और एग लेइंग का फंक्शन यहाँ पर एडल्ट्स में हमें देखने को ऑब्जर्व होता है। एंटीना का डेवलपमेंट हो जाता है एंड धीरे धीरे इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो अलग तरीके से चेंज हो जाते हैं ताकि वो इजीली नेक्टर को ले सके। ठीक है, तो इस तरह से उनके लेग्स वगैरह भी चेंज हो जाएंगे और वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाइंग करते हैं, तो उनमें विंग्स भी, जो पंख होते हैं, वो भी डेवलप हो जाते हैं। वहीं अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, सपोज सेक्रोपिया मॉथ, ये भी एक प्रकार का लार्वा है। इसका जो लार्वा होगा, ये तो मॉथ है, इसका जो लार्वा होगा उसमें भी हमने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ये जुवेनाइल्स विंगलेस होते हैं, जिनमें विंग्स
उपस्थित नहीं होते, राइट। और इनकी जब एडल्ट फॉर्म्स को हम ऑब्जर्व करते हैं तो एडल्ट फॉर्म्स जो इनकी होती हैं वो विद विंग्स होती हैं, मींस उनमें एडल्ट फॉर्म में आते आते वो विंग्स डेवलप कर लेते हैं। और इस मॉथ के जो लार्वा होते हैं वो मोस्टली फीडिंग स्टेज में होते हैं, मींस खाना लेते रहते हैं, राइट। और मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। वहीं एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट स्टेज में माउथ पार्ट्स जो होते हैं, मुख अंग जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एडल्ट स्टेज में मोस्टली जब इनका फंक्शन होता है, जो इनके कार्य होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो सिर्फ रिप्रोडक्शन करें और फ्लाई कर सके। तो इसलिए इनके माउथ पार्ट्स डीजनरेट हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन एडल्ट फॉर्म में आते ही 1-2 दिन में रिप्रोडक्शन करके ये डाई भी हो जाते हैं, कि डेथ हो जाती है। तो इनमें हमने देखा बहुत ज्यादा चेंजेस हमें ऑब्जर्व हुए। कई बार हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी जो लोकेशन होती है लार्वा और एडल्ट्स की, वो लोकेशन भी कई बार डिफरेंट होती है, ठीक है। अलग अलग लोकेशंस में ये रहते हैं और अलग अलग तरह का फूड भी ये ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे तो इनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं। लार्वा के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, एडल्ट्स के स्ट्रक्चर्स अलग हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो वो भी अलग अलग तरीके से एडल्ट स्टेज में फुली फंक्शन मैच्योर्ड फॉर्म में आता है और लार्वा स्टेज में इतना डेवलप्ड नहीं होता। तो इस तरह से इनका प्रोसेस जो होता है लार्वा से एडल्ट में चेंज होने का, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, राइट। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये मेटामॉर्फिक चेंजेस हार्मोन्स पे भी डिपेंड करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि यह हार्मोनल डिपेंडेंट है और हार्मोन्स के कारण ही उनमें बॉडी में चेंजेस आ पा रहे हैं। उन हार्मोन्स के कारण ही बॉडी की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, कुछ जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से हार्मोन डिपेंडेंट चेंजेस यहाँ ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। और इसी के साथ हम बोलते हैं कि मेटामॉर्फोसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है, चेंज करने में ये एक इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है, ताकि जिसके कारण लार्वा एडल्ट में इजीली कन्वर्ट हो सके। और राइट नाउ हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो होते हैं वो एडल्ट फॉर्म में आते आते चेंज हो जाते हैं। ऐसे चेंजेस वहां होते हैं। अब जब भी हम मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो मेटामॉर्फोसिस एक होगा कंप्लीट टाइप का, एक होगा इनकम्प्लीट टाइप का। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में सारी स्टेजेस बीच में प्रेजेंट रहेंगी। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में बीच वाली स्टेजेस प्रेजेंट ना होगी, निम्फ या नायार्ड स्टेज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इस तरह से हाइपर मेटाबोला भी होता है, हाइपर मेटामॉर्फोसिस, जहां पर बहुत ज्यादा लार्वल स्टेजेस उपस्थित रहती है। ये सारी चीजें, ये मेटामॉर्फोसिस के टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बीएससी पार्ट में, राइट। अब हम बात करते हैं इनमें जो भी चेंजेस होंगे वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक चेंज होगा डिस्ट्रक्टिव चेंज और एक चेंज होगा प्रोग्रेसिव या कंस्ट्रक्टिव चेंज। इस प्रकार दो तरह की चेंजेस हमें यहाँ ऑब्जर्व होंगे। डिस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ कि कोई ऑर्गन जो पहले फंक्शनल फॉर्म में था वो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है और उसका फंक्शन जो उसे परफॉर्म करना था वो फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर रहा। राइट, मींस
कोई भी ऑर्गन है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। वहीं कंस्ट्रक्टिव या प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब हुआ कि एक ऑर्गन प्रेजेंट था, उसमें बस थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण वो बन रहा है और किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है ताकि वो प्रॉपर्ली आगे जाकर फंक्शन कर सके, एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी को शो कर सके, राइट। तो प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव मतलब एक ऑर्गन का फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्टिव मतलब एक ऑर्गन का लॉस। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि लॉस किसी चीज का और यहाँ पर किसी चीज का फॉर्मेशन, बनना, राइट। अब अगर हम छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताएं तो यहाँ हम बोलेंगे, जैसे हम टेडपोल्स में देखते हैं कि यहाँ पर टेल प्रेजेंट होती है और एडल्ट में जाते जाते क्या होता है, उस टेल का लॉस हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेल प्रेजेंट थी, टेल का लॉस हुआ और वहां पर टेल रिमूव हो गई। तो इस तरह के चेंज को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव चेंज, कि एक ऑर्गन का वहां से लॉस हो गया। वहीं फॉर्मेशन में हम बात करेंगे, क्योंकि टेल रिमूव हुई तो वहां पे लेग्स का फॉर्मेशन होगा, फ्रॉग बनेंगे, टेडपोल से फ्रॉग बनेंगे, तो लेग्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ प्रोग्रेसिव या कंस्ट्रक्टिव चेंज हो रहा है जिसके कारण लेग्स जो हैं वो फॉर्म हो पाए। तो इस तरह से हम चेंजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, राइट। अब अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं नॉर्मली, तो एम्फीबियंस को हम एम्फीबियंस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिनमें हम रखते हैं यूरोडील्स को और एन्यूरन्स, ठीक है। एन्यूरन्स में आते हैं हमारे फ्रॉग्स एंड टोड्स और यूरोडील्स में आते हैं सैलमेंडर्स, राइट। अब इन दोनों की अलग अलग डिफरेंट क्योंकि क्लासेस हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम बात करेंगे कि यूरोडील्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एडल्ट फॉर्म में भी टेल जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। वहीं एन्यूरन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ एडल्ट फॉर्म में जाते जाते टेल जो होती है वो रिमूव हो जाती है। तो जब हम यूरोडील्स की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है, टेल रिजॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, स्किन में चेंजेस होंगे और इसी के साथ लंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहीं एन्यूरन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन जो है वो मेटामॉर्फोसिस के अंदर जा रहा है, अंडर चेंज चला रहा है, कि हर ऑर्गन जो भी है हर पार्ट चेंज के अंडर जा रहा है। तो सबसे ज्यादा मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलता है एनिमल्स, फ्रॉग्स या टोड्स के अंदर। फ्रॉग्स में भी हम कैटेगरीज देते हैं, अलग अलग नेम है फ्रॉग्स के, हाइला है, पुफो है, एलाइट्स है। तो उस बेसिस पर हम यही बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो मेटामॉर्फोसिस है वो कहाँ हो रहा है, एनिमल्स में हो रहा है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एम्फीबियंस का मेटामॉर्फोसिस, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, राइट। मेटामॉर्फोसिस के अंदर सबसे पहले चेंजेस आते हैं मॉर्फोलॉजिकल, राइट। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे चेंजेस जो कि बाहर के आउटर स्ट्रक्चर्स में प्लस उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस कर रहे हैं, व्हिच मींस उनके स्ट्रक्चर में वहां पर चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। इनकी हम डिफरेंट कैटेगरीज में से डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तो हम डिफाइन कर सकते हैं दीज आर द चेंजेस which cause the change in the structural organization of the organism, right। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर
हमारा होगा लार्वा, यहाँ पर हमारा होगा एडल्ट, और यहाँ पर हमारा होगा कैरेक्टर्स या लक्षण कि क्या चेंज हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम। लोकोमोशन में क्या चेंजेस हम लार्वा से एडल्ट फॉर्म में देखते हैं। अब क्योंकि लार्वा है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एक्वेटिक लोकोमोशन, वाटर में प्रेजेंट रहेंगे। राइट, लार्वा फ्रीली फ्लोटिंग होगा और एक्वेटिक वाटर के मीडियम में प्रेजेंट रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर टेल प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, टेल इज प्रेजेंट। वहीं अगर हम एडल्ट फॉर्म में बात करते हैं लोकोमोशन की, तो यहाँ क्या होगा, ये चेंज हो जाएंगे और इनकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो जाएगी। इसी के साथ टेल तो रिग्रेस हो जाएगी, तो उसकी जगह पे क्या होगा, लिम्स डेवलप, जिसके बेसिस पर हम इन्हें टेट्रापोड्स भी कहते हैं। राइट, तो ये है लोकोमोशन की बात कि पहले लार्वा फॉर्म में एक्वेटिक लोकोमोशन शो करते हैं, वाटर में रहते हैं, मीडियम इनका वाटर रहता है और वाटर में ये टेल की प्रेजेंस के कारण ही मूवमेंट कर पाते हैं। एडल्ट स्टेज में आते आते इनका हैबिटेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ जाएंगे ये। राइट, और कभी कभार वाटर में भी जा सकते हैं। तो इसी कारण इनमें क्या होगा, लिम्स डेवलप होंगे, और लिम्स भी कैसे, 4 लिम्स का डेवलपमेंट होगा, इसे हम बोलेंगे को टेट्रापोड्स। 4 पॉड्स मींस लेग्स, ठीक है, 4 लेग्स का डेवलपमेंट। वहीं क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि टेल प्रेजेंट थी, तो टेल का क्या होगा, यहाँ पर रिग्रेशन होगा, तो ये रिग्रेसिव स्टेज में आ जाएंगे एडल्ट में, और यहाँ पर लिम्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव या प्रोग्रेसिव स्टेज या प्रोग्रेसिव चेंज कहलाएगा। राइट, सेकेंड हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन किस प्रकार ये करते हैं। लार्वा है तो श्वसन किससे करेंगे, स्किन के थ्रू कर सकते हैं, गिल्स से कर सकते हैं। राइट, और इसी के साथ लंग्स भी यहाँ प्रेजेंट रह सकते हैं, पर लंग्स वेल डेवलप नहीं होंगे, पुअरली डेवलप्ड अवस्था में उपस्थित होंगे, और इनमें लार्वल हीमोग्लोबिन उपस्थित रहेगा। वहीं एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में स्किन, लंग्स एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब हम इनकी लार्वा की बात करें, टेडपोल की बात करें, तो यहाँ हमने देखा स्किन प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है, लंग्स जो हैं वो पुअरली डेवलप्ड है, और लार्वल हीमोग्लोबिन इनके अंदर उपस्थित है, ठीक है। वहीं हम इसकी बात करेंगे कि ये वाटर में रहते हैं, इसलिए इनका हीमोग्लोबिन लार्वल टाइप का है, वाटर से CO2 O2 का एक्सचेंज कर। वहीं यहाँ पर हम बात करते हैं तो गिल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, डिस्ट्रक्टिव चेंज के अंडर हो जा चुके हैं। लंग्स जो हैं वो प्रोग्रेसिव चेंज की तरफ, कंस्ट्रक्टिव चेंज की तरफ गए हैं। स्किन से वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे, लंग्स से, प्लस हीमोग्लोबिन एडल्ट टाइप का है, जिसके कारण वो एयर से भी ऑक्सीजन को ले सकते हैं, ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात। थर्ड हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में लार्वा में बात करेंगे
नेक्स्ट बार क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स के फॉर्म में। अब हमने लार्वा में ऑब्जर्व किया कि एओर्टा प्रेजेंट है, एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट हैं, इसके अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जुगुलर वेन्स प्रेजेंट है। बट जब हम एडल्ट फॉर्म में जाते हैं ये वाली स्ट्रक्चर्स बिल्कुल चेंज होकर कुछ और ही स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एओर्टिक आर्चेस की जगह कैरोटिड आर्चेस एंड सिस्टमैटिक आर्चेस डेवलप हो गई। मतलब ये तो सिर्फ एओर्टिक आर्च थी, अब उस एओर्टिक आर्च में चेंजेस होकर वो बहुत सारे ब्रांचेस में हाईली ब्रांच होकर सिस्टमैटिक आर्च को बना रहा है। मींस पूरे ऑर्गन्स तक, पूरी बॉडी तक ये ब्लड को कैरी करेंगी या ब्लड को लेकर जाएंगे, राइट। और कैरोटिड वेन्स का फॉर्मेशन हो गया, जुगुलर की जगह पे कैरोटिड वेन्स बन गए। डेवलपमेंट डिफरेंट वे से हो। तो ये था लोकोमोशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ, न्यूट्रिशन, राइट। न्यूट्रिशन भी लार्वा एंड एडल्ट में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फर्स्ट हम लार्वा की बात करते हैं तो ये होते हैं हर्बीवोर्स, ये होते हैं कार्निवोर्स, राइट। इनमें स्मॉल माउथ, हॉर्नी जॉज प्रेजेंट रहेंगे, इस तरह से न्यूट्रिशन में चेंजेस होंगे। क्योंकि लार्वा है तो हर्बीवोर्स ही लेंगे और हर्बीवोर्स मतलब दैट मींस प्लांट्स को ही ईट करेंगे। तो स्मॉल माउथ उनका होता है और उनके जो जॉज और टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप होते हैं। टीथ भी बहुत ज्यादा वेल डेवलप होंगे, जॉज भी उनके बहुत हॉर्नी टाइप के होते हैं, मींस वहां टीथ प्रेजेंट है ताकि पत्तियों को वो इजीली कुतर सके, काट सके, राइट। अब क्योंकि ये प्लांट्स को लेते हैं उनकी जो गट है या इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग रहेगी और यहाँ पर जो टंग होती है वो टंग एब्सेंट रहेगी। वहीं ये कार्निवोर्स हो जाएंगे तो कार्निवोर्स ये सिर्फ एनिमल्स को ही ले पाएंगे, इसलिए इनका माउथ कैसा होगा, लार्ज होगा, मस्कुलर टंग का डेवलपमेंट हो जाएगा, टीथ और जॉस जो थे वो रिमूव हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे माउथ स्ट्रक्चर्स। वहीं गट जो थी वो स्मॉल हो जाएगी और यहाँ पे प्रोटीएज का सिक्रीशन भी होगा जिससे कि प्रोटीएज के कारण प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर सके। तो इस तरह से यहाँ चेंजेस होंगे। अब क्योंकि टंग है, फ्रॉग को हमने देखा है कि वो टंग के थ्रू ग्रासहॉपर को अंदर ले जा रहा है, इसलिए मस्कुलर टंग बहुत लॉन्ग टंग होगी और उस टंग को अंदर बाहर करने के लिए माउथ की भी स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए लार्ज माउथ यहाँ पर डेवलप हो जाता है। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं।
क्योंकि बात हो रही है एक्सक्रीशन की, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स लार्जली अमोनिया ही रिलीज करते हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिया रिलीज करेंगे, और ये ऑर्गेनिजम्स लार्जली यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं बाहर, और इसलिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि वाटर में रहते हैं और वाटर के साथ अमोनिया मिक्स हो जाती है तो इजीली बाहर एक्सक्रीट आउट हो सकती है, इसलिए इनको हम लार्वल फॉर्म्स को अमोनोटेरिक ही कहते हैं कि अमोनिया रिलीज कर रहे हैं लार्ज, और इनको हम बोलते हैं यूरियोटेरिक। दैट मींस यहाँ पर पूरी यूरिया साइकिल चलती है, यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो यूरिया साइकिल चलती है, और जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स यूज होंगे यूरिया साइकिल में, यूरिया साइकिल आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स होंगे यूरिया साइकिल के, ये सारे प्रेजेंट यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर वो सारे केमिकल कंपोनेंट्स एब्सेंट रहेंगे, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे अमीनो एसिड्स। तो इस तरह से यहाँ हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, वो होता है नर्वस सिस्टम। राइट, कौन सा है नंबर? पहला हमने देखा था लोकोमोशन, सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, देन न्यूट्रिशन, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका नंबर हुआ 6 नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनमें क्या होगी लार्वा में? ऑलराइट, इनमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, मॉथनस ऑर्गन जो होते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स यहाँ पर एब्सेंट रहेगी, क्योंकि लार्वा है तो यहाँ पर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेंगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोरफायरोक्सिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा। वहीं अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पोरफायरोक्सिन की जगह रोडोप्सिन नामक पिगमेंट डेवलप होता है। लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो एडल्ट्स में जाते जाते डिग्रेड या डिजनरेट हो जाता है। मॉथनस ऑर्गन जो है वो भी डिजनरेट हो जाता है। डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड आईलिड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। आईलिड्स एंड डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी डेवलप होती है, और ऑक्यूलर मसल्स का भी डेवलपमेंट होता है। ऑक्यूलर मसल्स एंड ऑक्यूलर नर्व्स का, राइट। तो चेंजेस क्या हो रहे हैं? पिगमेंट रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये दोनों ऑर्गन्स और सिस्टम्स बिल्कुल हट रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉर्म हो जाती है, इसी के साथ आईलेट्स भी फॉर्म होती हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मींस यहाँ ईयर्स का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है एडल्ट में आते ही। और लास्ट बचती है ऑक्यूलर नर्व्स एंड मसल्स, इट मींस आईज वाली जो मसल्स हैं, और उसी के साथ साथ डेवलप भी होती है। ठीक है, स्मेलिंग पावर जो होगी वो भी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो ये सारे डेवलपमेंट्स नर्वस सिस्टम में हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके
इंटेग्यूमेंट। दैट मीन्स इनमें इंटेग्यूमेंट्स किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। जब भी हम एपिडर्मिस की इसमें बात करेंगे तो एपिडर्मिस इसमें बाइलेयर्ड होती है, ठीक है। डर्मिस जो होती है वो बहुत थिन रहती है, प्लस इसके अंदर ग्लैंड्यूलर एंड म्यूकस ग्लैंड्स एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है लार्वा में, इंटेग्यूमेंट में, राइट। लेकिन वही हम उधर बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो होती है उसमें स्क्वैमस एपिथेलियल कोशिकाओं का डेवलपमेंट हो जाता है। एपिथेलियल सेल्स। इसी के साथ जो डर्मिस है वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, राइट। और इसी के साथ ये जो म्यूकस ग्लैंड्स एंड ग्लैंड्यूलर म्यूकस ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। इसी के साथ इनमें केराटिनाइज्ड सेल्स डेवलप होते हैं और एंटी माइक्रोबियल एंटीमाइक्रोबियल्स जो होते हैं उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। ग्रैन्युलर, ये होगा ग्रैन्युलर, राइट, जहां पे ग्रैन्यूल्स या कणिकाएं उपस्थित रहती हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही एडल्ट फॉर्म में चेंज हुए, कन्वर्ट हुए, एपिडर्मिस से स्क्वैमस एपिथेलियल कोशिकाएं डेवलप हुई, ठीक है। इसी के साथ डर्मिस थिक हुई, ग्रैन्युलर ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड्स म्यूकस सेक्रीट करते हैं तो यहाँ डेवलप होते हैं। केराटिन वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो भी यहाँ पर डेवलप हो जाती है, केराटिनाइज्ड हो जाते हैं सेल्स। और जो स्किन है वो एंटी माइक्रोबियल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं ताकि माइक्रोब्स जो भी आए उनके अगेंस्ट ये वर्क कर सके। तो इस तरह से लार्वा एंड एडल्ट में ये सारे डिफरेंसेस होते हैं जो हमने मोर्फोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस बताए।